हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो ये है आपका साइंस का सेट 4-5 1 2 3 करा दिए हैं सब्जेक्टिव, और 1 से 5 ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। कंप्लीट वर्मा प्रेस भी करा दिए हैं, समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। ये बना लीजिएगा आप, ये बना लीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन देख के। उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। देखिए गोली लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो ये उत्तल लेंस का है। चलिए अब शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 31 नंबर से आपका सब्जेक्टिव है। रेटिना से जुड़े दो तंतुओं का नाम। पहला है छड़नुमा और दूसरा है शंकुनुमा। कॉन सेल और रॉड सेल, याद रखना। इसको बोलते हैं रॉड सेल, इसको कॉन सेल। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उष्मा शोषी, शोषी मतलब होता है अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? नाम भी भूल गए इसका। चलिए अब आगे देखिए। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का त्याग होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें है श्वसन। श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। फिर है प्राकृतिक गैसों का दहन, यह भी है कोयले का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। अगला, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब H+। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, इस कारण अम्ल अपना व्यवहार नहीं दर्शाते। अगला, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसमें उत्पन्न होने वाले रस लाल रस कहलाते हैं। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अंग भागों में पाचित होता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, मतलब ये ग्लूकोज बना देता है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब जिस पे हम लोग की इच्छा का नियंत्रण ना होता है, वो होता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे दिल का धड़कन है जो स्वतः होता है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, हम लोग चाहेंगे तब टहलेंगे, जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित कर सकते हैं। आपको साइंस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, सभी मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक आपको साइंस का करना है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं। बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे स्पाइरोगायरा। यही है बीजाणु जनन, आता है ऑब्जेक्टिव में। स्पाइरोगायरा में जनन की विधि है बीजाणु जनन। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है, उसमें जनन किस विधि द्वारा होता है? बताइए आप लोग कमेंट करके। जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन क्या है? देखिए, हम लोग जब फसल में खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, DDT ये सब रसायन डालते हैं तो क्या होता है? ये आहार श्रृंखला के द्वारा पेड़ पौधे तक पहुंचते हैं, पेड़ पौधे के द्वारा ये जीवों तक पहुंचते हैं और हम लोग के शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं, जीव जंतु के अंदर, और बहुत सारा रोग उत्पन्न करता है। इसे बोलते हैं जैव आवर्धन। देखिए लिखा है, जैव और निम्नीकृत रसायन पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुँचते और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसी ऊतकों में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ता है, इसे जैव निम्न आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितन के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सबसे अधिक होगा। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ गैस का एक परत है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। अब ओजोन के परत में छेद हो रहा है धीरे धीरे, इसको बोलते हैं ओजोन छिद्र। इसका मुख्य कारण है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्या करता है? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण UV अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पे आने से रोकती है। अगर ये पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या होगा? श्वसन संबंधी रोग होगा, त्वचा संबंधी रोग होगा, पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुँचेगा।
सब यही सब दिया है, देख लीजिएगा आपको पढ़ के। ये क्वेश्चन हम एक ही बार में सब बता देंगे और नेत्र वाला, इसलिए इसको रोक के रखें, हर चैप्टर में आएगा जरूर ये। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक क्या है, देखो इधर, निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जैसे जल, हवा, ये सब माध्यम है, उसके अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42, याद रखना। इसका अर्थ है वायु में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2:42 है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला नहीं, काला दिखाई देता है, याद रखना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये भी आ सकता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है तो प्रकीर्णन कम होगा, जबकि नीला रंग का कम तरंगदैर्घ्य होता है तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन और वियोजन समझिए। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करे, वो होता है संयोजन। जबकि वियोजन उल्टा होता है, इसमें टूटता है, एकल और अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ऊर्जा का उष्मा के रूप में वियोजन, जैसे CaCO3 है, ये चूना पत्थर है, ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। ऊर्जा का वियोजन उष्मी वियोजन, ये उष्मी वियोजन है, ये होता है सूर्य के प्रकाश में वियोजन। सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड में टूटेगा। फिर होता है जल का विद्युत अपघटन, इसको बोलते हैं ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग, मतलब विद्युत वियोजन। जैसे जल है, ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करना है। फास्ट रिविजन, फास्ट। अम्ल वर्षा क्या है? आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? वर्षा के जल की pH मान 5.5 से 5.6 से कम होने पर होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्वित जल में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धि उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब बॉन्ड जो होता है उसका वो जल्दी नहीं टूटता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे हैं। ये प्रायः रवादार, ठोस और थोड़ा कठोर होते हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों जैसे कि रासायन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करता। ये थोड़ा स्कैन धुंधला हो गया है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या सामंजस्य से कार्य करता है। अतः जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्य तंत्र और हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये चित्र बताना है क्या है। ये इस तरह का चित्र आएगा एक एग्जाम में। तो ए जो है ये है अंडा से, देखिए दिया है। अब बी जो है फैलोपियन नली का है, डिम्बवाहिनी नली। मानव मादा में निषेचन की क्रिया यहीं पे होती है। और डिम्बवाहिनी का कार्य क्या है? अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना, निषेचन में सहायक होना। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रक ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्र पर और पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए ये क्वेश्चन है एक नॉमरिकल 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि कुल ओम 4 ओम, 1 ओम और 11 ओम होगा। सबसे पहले ये जो 3 नंबर है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, सबसे अधिक प्रतिरोध होगा।
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 2 3 6, 6 3 9 2 11 ओम। अब ये सबसे कम होगा पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में जोड़ो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 दूतिया 6, 3 दूनी 6, 1 छपटे 6 मतलब 1 ओम आएगा। ये क्या है, ये थोड़ा दिमाग लगाना वाला है। 4 ओम कैसे आएगा, जैसे 2 ओम 3 ओम 6 ओम दिया है, ये दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ो तो 1/3 प्लस 1/6 आएगा 6, 2 प्लस 1 3/6, 1/RP बराबर 3/6 है, तो RP बराबर 6/3 मतलब 2 ओम। ये 2 ओम है, ये 2 ओम आया और यहाँ शुरू में R1 2 ओम है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा। इस तरह आपको बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक क्या है? वैसा चुम्बक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बक। एक परिनालिका एक चुम्बक की भांति कैसा व्यवहार करता है? किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करता है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलता है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ये है परिनालिका। धारा प्रवेश करती है दक्षिणी ध्रुव, निकलती है उत्तरी ध्रुव। ये हो साउथ पोल नॉर्थ पोल। भूसंपर्क तार क्या है? इसको अर्थिंग बोलते हैं। भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा रहता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई पूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। धातु के संधारित्रों को भूसंपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरता और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। पारा। पारा का मुख्य अयस्क कौन है? सिनेबार। इसका सूत्र है Hgs। इस अयस्क को भर्जन विधि मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए 50 नंबर। संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संकलन अभिक्रिया होती है वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है डबल बॉन्ड, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु के योग से होता है। इसमें डबल बॉन्ड टूटता है, मतलब अगर एल्कीन है तो वो एल्केन बनेगा, एल्काइन भी है तो एल्केन बनेगा। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, अभी बता दिए तुरंत। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? जैसे CH4 प्लस Cl2 है, इसमें CH3 निकाले तो बचा H और यहाँ Cl निकाल लिए तो बचा इधर Cl, CH3Cl प्लस HCl। अब है हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग हम लोग असंतृप्त वसा मतलब तेल से संतृप्त वसा घी बनाने में करते हैं। इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल इससे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण करता है? चलिए देखिए, मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेती है, जिसमें लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग स्तर पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। साबुन के अणु के दो मुख्य कार्य है, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। कार्बन श्रृंखला वाले भाग जल रागी होता है और आयनिक भाग जिसे सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। विरागी जल रागी, ठीक है। जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने अवेशित भाग के कारण जलरागी भाग मतलब जल की ओर होता है। इस प्रकार मिसेल बनता है। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेगा। ये बना सकते हैं आप लोग, इसका चित्रकारी अच्छा है और इसको दर्शा सकते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन क्यों होता है? मनुष्य एक जटिल शारीरिक संरचना वाले विकसित प्राणी है, अतः सारांतरा विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का शोषण वर्णक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर पुनः हेमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित
कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कुपिकाओं में छोड़ता है। फेफड़ों के पिचकाने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्ष में पहुंचेगा। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? संकर के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी, जैसे लंबा पौधा मेंडल लिया था और बोना, दोनों का जब संकरण कराया तो ये आया, इसी को बोलते हैं प्रभावी। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? अभी तुरंत बताए थे, ये बताए ना अभी। जैसे लंबा और बोना लिए तो सभी आए लंबे पौधे, इसी का अर्थ बोलते हैं प्रभावी। प्रभावी अपना प्रभाव हर समय दिखाएगा। ई भी लंबा, ये बोना। ये लास्ट क्वेश्चन आपका सेट का, फिर अगला सेट कल करा देंगे। जीन प्रवाह तथा जीन पुल को समझाए। जीन प्रवाह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। मतलब माता पिता अनुवांशिक लक्षण जो है उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण क्या होता है? जीन प्रवाह। इसमें विभिन्न प्रकार की घटना सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़ा कर ले जाना, मनुष्य का दूसरे देशों में जाना, ये सब है जीन प्रवाह। जीन पूल क्या है? किसी आबादी के सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है उसको जीन पूल कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका लास्ट सेट बचा है सेट 5, ये कल करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग मॉडल सेट नहीं देखें उसको देख लीजिए, और वर्मा प्रेस का कंप्लीट एक ही वीडियो में 5 सेट करा दिए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग को थैंक